आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 1 हुआ था उस लेक्चर नंबर 1 में हमने लेंसेज की बात करी थी, कितने तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। उन लेंस के बाद के फिर मैंने आपसे बात करी थी इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाई थी कॉन्वेक्स लेंस की, इमेज फॉर्मेशन सिखाई थी मैंने आपको कॉनकेव लेंस की। डिफरेंट तरह की इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाई थी, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, लेंस कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ लेंस, और उसके एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। अब चैप्टर का बेटा सेकंड पार्ट है जहां पे अब आप इन लेंसेज को यूज करके डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ोगे और इनके बारे में अब मैं आपसे बात करूंगा। तो आज का जो टॉपिक नजर आ रहा है, टॉपिक में आप देखोगे टॉपिक है मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप की बेटा आपको साथ साथ इसकी रे डायग्राम भी नजर आ रही होगी। रे डायग्राम आपको नजर आ रही। इस डायग्राम के अंदर है क्या, इस डायग्राम की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने अपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है ए बी, और ये बन रही इसकी इमेज, जिसको आपने क्या बोला हुआ है, इस इमेज को आपने बोला हुआ है ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट आपने रखा ए बी, इसकी इमेज बनी बेटा मेरे पास ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों चीजों को मैंने आपको सामने शो कर दिया। ये डायग्राम मैंने कल आपको बनाना सिखाई थी, तो डायग्राम तो मैं दोबारा आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि डायग्राम आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ये रही इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ लो बेटा, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप दोनों एक ही चीज के नाम है, कि मैग्नीफाइंग ग्लास बोलो या सिंपल माइक्रोस्कोप बोलो। और मैग्नीफायर इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी इसके अंदर जो आप लेंस यूज करते हो वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो। विच हेल्प अस टू सी द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग इट क्लोजर देन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब कुछ चीजें आपके पास आई हैं, उन चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जैसे आप लेक्चर सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो या लेक्चर देख रहे हो मेरा, इस लेक्चर पे जो लिखा हुआ है, इस लेक्चर लिखे हुए अगर आप मोबाइल पे सुन रहे हो, मोबाइल को अपने आई के बिल्कुल करीब लेकर आ जाओ। आप बिल्कुल अपनी आई से बिल्कुल उसको अटैच कर लो, तो आपको पढ़ने में नहीं आएगा कि लिखा हुआ क्या है। लेकिन अब उस मोबाइल को अगर आप अपनी आई से थोड़ा सा दूर करोगे तो वो आपको नजर आना शुरू होगा। तो पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है। लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब कम से कम डिस्टेंस, और डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है जिसपे साफ नजर आए। ये कहलाता है मेरे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको किस सिंबल से लिखते हैं, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की एक छोटी सी डेफिनेशन शेयर करी। सिंपल माइक्रोस्कोप आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, एक लेंस होता है इसके अंदर इस तरह का, मतलब एक स्टिक होता है जिसको आप होल्ड करते हो, और कोई चीज लिखी हुई है तो उसको आप वो आपको इनलार्ज करके दिखाता है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है मैक, तो मैक को बड़ा करके दिखाएगा ये। अब आपने मैक को करके देखा तो मैक को ही बड़ा करके दिखाएगा, ए बड़ा करके आ जाएगा। तो मतलब एक रफ में आइडिया दे रहा हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप का काम है कि कोई भी इमेज को इनलार्ज करना। अब इसकी इमेज बनती कैसी तरह, इस इमेज की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो आप बोलेंगे सर ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज है मेरे पास वर्चुअल। यस सर, वर्चुअल बन रही है, बिल्कुल सही कहा, वर्चुअल आपको नजर आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, रियल इमेज वो होती है जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर हो, इमेज राइट पर हो, तो ऐसी इमेज कहलाती है रियल इमेज। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट पर है और इमेज भी लेफ्ट पर है, तो ये इमेज रियल नहीं है बल्कि इमेज वर्चुअल है। सेकंड नंबर पे आपको बताया था बेटा, आपने ऑब्जेक्ट को सीधा रखा, इमेज भी सीधी बनी, और ऐसी इमेज को बोलते हो आप कैसी इमेज, इरेक्ट इमेज। यानी जो सिंपल माइक्रोस्कोप की इमेज है वो वर्चुअल होती है, साथ साथ इरेक्ट होती है। और तीसरे नंबर पे अगर मैं आपसे बोलूं लार्जर बनी या स्मॉलर बनी, तो आप बोलेंगे यस सर, ये जो इमेज मुझे नजर आ रही है, ये इमेज मेरे पास है कौन सी इमेज, लार्जर इमेज। यानी वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, और साथ साथ क्या है, लार्जर भी है। तो तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। ये रहा इसका फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप का, एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ प्लस वन। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो क्योंकि आपको ड्राइव नहीं करना, आप एप्टीट्यूड में पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें क्या चीज, कौन सी चीज क्या होती है, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। बेटा एम नजर आ रहा है मैग्निफिकेशन, एफ क्या है, तो आप बोलेंगे सर एफ हमें पता है, एफ कहलाती है फोकल लेंथ। जबकि डी जो नजर आ रहा है, ये डी कहलाता है मेरे पास, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब सवाल ये सर, ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लिखा हुआ है, जिसको आपने डी से लिखा है, इस डी की वैल्यू कितनी होती है, इस डी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा इस डी की जो वैल्यू है वो डी की दो वैल्यूज होती है। या तो आप लिखो 25 सेंटीमीटर ह्यूमन आई के लिए, या फिर अगर मिलीमीटर में लिखोगे तो मिलीमीटर में होती है 250 मिलीमीटर। और आप बेटा दोनों वैल्यूज याद करोगे कि या तो वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर, या फिर वो वैल्यू होगी मेरे पास कितनी, 250 मिलीमीटर। तो अब इसमें जो फॉर्मूला आ गया, मैंने आपको फॉर्मूला शेयर कर दिया, आपके सामने वैल्यूज बता दी, डायग्राम बता दी, डायग्राम में इमेज कैसी बनती है ये आपको बता दिया। इन सारी बातों को देख के अब मैं इसके एमसीक्यू की तरफ जाऊंगा। मेरे पास एक एमसीक्यू इसका है। एमसीक्यू देखिएगा जरा, एमसीक्यू पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू में आपसे कहा व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, आपसे बोल रहा है मैग्निफिकेशन बता दीजिए सिंपल माइक्रोस्कोप की, जिसकी फोकल लेंथ आपको बता रहा है 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर
आपको फोकल लेंथ दे रहा है। अच्छा, मिलीमीटर से बेहतर इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं, क्योंकि मिलीमीटर में आंसर पे करेक्ट नहीं आएगा, एमसीक्यू में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो मैंने इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर कर दिया। इसको करना चाहोगा, चलो सेंटीमीटर। अच्छा, इस सवाल को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, सवाल को मिलीमीटर से ही सॉल्व कर लेते हैं। सेंटी कर तो आप इसको सेंटीमीटर से भी कर सकते हो, मिलीमीटर से भी कर सकते हो। मिलीमीटर से भी सॉल्व करके दिखा दूं, क्योंकि डी की दोनों वैल्यूज मैं आपको पढ़ा चुका। बेटा एफ की वैल्यू वो आपको दे रहा है 25 मिलीमीटर। आपने देखा मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन चाहिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m = d/f+1। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, m = d/f+1। अब आपने इसमें वैल्यूज को पुट किया। ये जो डी नजर आ रहा है, ये डी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो आप बोलेंगे सर डी की वैल्यू आपने हमें दो बताई, या तो सेंटीमीटर में बताई या मिलीमीटर में बताई। ये रही सेंटीमीटर वाली, ये रही मिलीमीटर वाली। क्योंकि वो एफ की वैल्यू मिलीमीटर में दे रहा था, तो आप जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो मिलीमीटर वाली वैल्यू है। आप देखो ना, फोकल लेंथ की वैल्यू मिलीमीटर में दे रहा है, तो आप डी की वैल्यू भी मिलीमीटर वाली यूज करोगे। और मिलीमीटर वाली यानी आपने डी की जगह पे रखा 250। अब देखो डी उसने दिया नहीं, डी आपकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी और खुद लिखनी पड़ेगी। यानी डी की वैल्यू आपको केविन नहीं करेगा, बल्कि उस वैल्यू को आप याद करोगे और खुद याद करके जाओगे, और जो वैल्यू देगा उसी यूनिट को मैच करते हुए आप उस वैल्यू को पुट करोगे। जबकि नीचे आपको नजर आ रहा है एफ, तो एफ की जगह पे आ जाएगा 25, साथ में लिखा हुआ है +1। 25 × 25 नीचे हो जाएगा, और ऊपर भी 25 × 25 और साथ में 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 10 + 1। और 10 में 1 को प्लस करोगे तो मैग्निफिकेशन का जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या, 11। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू मैंने आपके सामने सॉल्व किया, एमसीक्यू बड़ा आसान सा था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करी, सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो भी टॉपिक था, एमसीक्यू था, वो भी आपसे शेयर किया। इन बातों को देखने के बाद मैं अब अगले अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ूंगा। और ये अगला इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कितने तरह के लेंसेज यूज करते हो, कितनी तरह की इमेज बनती है। तो मैं आपके सामने इमेज बना रहा हूँ। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन आपके साथ फिर मैं बताऊं, इमेज फॉर्मेशन आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही नहीं देगा, वो तो आप सेकंड फर्स्ट के पेपर में करते थे, जो लॉन्ग सवाल आता था। तो यहाँ आपके पास कोई लॉन्ग सवाल नहीं है, बल्कि डायग्राम, सिंपल डायग्राम है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। डायग्राम को देखिएगा जरा कि किस तरीके से आप इसको यूज करोगे। आपने अपना एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद आपने इस तरीके से इसकी डायग्राम बनाई। डायग्राम बना के अब इसकी सेकंड डायग्राम, सेकंड इमेज बनाओगे। मैं पूरी इमेज आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि इमेज किस तरह की बनती है, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए इमेज के बारे में, और फिर इन बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, आपने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया। ये आपने ऑब्जेक्ट अपना प्लेस किया। इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद जो फाइनल इमेज बन रही है, वो फाइनल इमेज ये बन रही है। अब दो तरह के लेंस नजर आ रहे हैं मुझे। अब लेंस के नाम देखना जरा बेटा। ये जो लेंस नजर आ रहा है, ये लेंस कहलाएगा मेरे पास ऑब्जेक्टिव। और ये जो लेंस नजर आ रहा है, जहां पे आई आपकी बनी हुई है, जहां से आप देख रहे हो, ये लेंस कहलाता है मेरे पास आई पीस। यानी जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हो वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। जहां पे आई बनी हुई है, जहां से आप देखते हो, वो लेंस जो नजर आ रहा है वो क्या कहलाता है, वो आई पीस कहलाता है। तो दो तरह के लेंस हो गए, एक हो गया मेरे पास ऑब्जेक्टिव, एक हो गया मेरे पास आई पीस। मैं आपसे अगर आप एमसीक्यू में ये पूछूं ना, बताओ मेरे पास कौन से लेंस बड़ा होता है, कौन से लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है, तो आप मुझे जवाब दोगे सर आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा है, जबकि ऑब्जेक्टिव जो नजर आ रहा है उसकी फोकल लेंथ मेरे पास क्या है, कम है। पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखोगे जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बनी, अगर मैं ऑब्जेक्टिव से बात करूं, डायग्राम को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ये देखो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनी हुई है, ये है वो इमेज। जो आपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ ये इमेज नजर आ रही है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। तो बेटा ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, ये इमेज कहलाती है मेरे पास रियल एंड इन्वर्टेड। ये मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, सारी छोटी छोटी सी बातें की पॉइंट के तौर पे बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनी, ये इमेज कहलाती है मेरे पास कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद जो फाइनल इमेज बन रही है बेटा, ये फाइनल इमेज वो इमेज जो आईपीस से बन रही है। ओके, मैं लिख के दिखाऊं, वो इमेज जो आईपीस से बन रही है, आईपीस से जो फाइनल इमेज बन रही है, बेटा ये फाइनल इमेज जो नजर आ रही है, ये इमेज बनती है एरेक्ट, सॉरी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। अब कंफ्यूजिंग बात जरूर है बेटा,
कि आपसे वो बोले कि आपकी जो इमेज बन रही है वो कौन से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताओ, ऑब्जेक्टिव से कौन सी इमेज बनती है और आईपीस से कौन सी इमेज बनती है। अब चूंकि ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, रियल इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा बताना चाहिए कि रियल क्या है, इन्वर्टेड क्या है, वर्चुअल क्या है, इरेक्ट क्या है। और जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं सुना वो, तो वो लेक्चर 1 पहले सुन के फिर लेक्चर 2 सुनेंगे, तो फिर खुद ब खुद बात क्लियर हो जाएगी कि रियल क्या है, इन्वर्टेड क्या है। तो ये जो की पॉइंट आ रहे थे वो मैंने आपसे शेयर किए। इन बातों को देख के अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा दूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखी हुई है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप लेंस यूज करो, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि सच एज जर्म्स एंड अदर माइक्रोब्स। अब इसमें दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बारे में, द कॉन्वेक्स लेंस नियर द ऑब्जेक्ट, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है उसको बोलते हो ऑब्जेक्टिव, और इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। देखो ना आपके सामने लिखा हुआ है शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव पहला वाला लेंस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव छोटा है, इसकी फोकल लेंथ कम है। साथ साथ लिखा है बेटा अपर्चर। अपर्चर का मतलब देखो, लेंस छोटा है तो इसका अपर्चर कम होगा, इसकी जगह कम है। लेंस बड़ा होगा तो इसकी अपर्चर ज्यादा होगी, इसकी जगह ज्यादा होगी, तो ये अपर्चर कहलाता है। तो आप आई ऑब्जेक्टिव के बाद अब मैं आपसे अगर आईपीस करूं, आईपीस की बात करूं, आईपीस से पहले इमेज के बारे में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनती है बेटा, मैं क्योंकि पहले ही आपको लिखवा के आ चुका, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनती है वो इमेज होती है रियल और इन्वर्टेड। सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है आईपीस। तो आईपीस की डेफिनेशन जरा पढ़ो क्या लिखी हुई है। द सेकंड लेंस नियर द आई, वो लेंस जो आई के करीब होगा उस लेंस को आप बोलोगे आईपीस। और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, यानी लॉन्ग फोकल लेंथ। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को लिखते हो एफ ओ से, आईपीएस की फोकल लेंथ को लिखते हो एफ ई से। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन बड़ा होता है, किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों बातों के मुताबिक फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये भी एमसीक्यू आपके सामने बन सकता है कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस ज्यादा होती है, आईपीस का लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। जबकि इससे जो इमेज बनती है बेटा वो वर्चुअल और इन्वर्टेड होती है। ये जो इमेज बन रही है जिसको आप बोलते हो फाइनल इमेज, यानी फाइनल इमेज जो बनती है वो वर्चुअल और इन्वर्टेड होती है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन हो गई, ऑब्जेक्टिव के बारे में बातें हो गई, आईपीस के बारे में बातें हो गई। इन बातों को देख के आगे बढ़ेंगे। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बेसिक बातें करने के बाद अब मैं इसके फॉर्मूले आपको पढ़ा दूं, ताकि फॉर्मूले भी आपके जहन में आ जाएं, ताकि फिर एमसीक्यूज वगैरह करो तो फॉर्मूले यूज करना भी आ जाए आप लोगों को। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले में पहला जो फॉर्मूला है वो एम इज इक्वल टू एमओ और एमई। एमओ का मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एमई का मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। यानी दोनों की मैग्निफिकेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मैग्निफिकेशन आएगी। लेट सपोज मैंने एमओ की वैल्यू दी आपको 4, एमई की वैल्यू दी 3। मैंने बोला एम मुझे बताओ, तो एम निकालने के लिए आप क्या करोगे, एम ओ और एम ई दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 12 आ जाएगा। तो ये आंसर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं मजीद अगर आपसे बात करूं बेटा इसके फॉर्मुलों की, और फॉर्मुले में आपको अगर निकालना सिखाऊं तो वो फॉर्मुले भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला होता है मेरे पास, अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला बताऊं, एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। सबके साथ अगर ओ लगा दूं, ये हो जाएगा एम ओ, ये हो जाएगा क्यू ओ और ये हो जाएगा पी ओ। तो एम ओ का फॉर्मुला क्या बनेगा, एम ओ इज इक्वल टू क्यू ओ अपॉन पी ओ। और सबके साथ अगर ई लगा दूं मैं, तो बन जाएगा बेटा एम ई यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, क्यू ई मतलब इमेज डिस्टेंस आई पीस से, और पीई मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस से। तो एम ई का फॉर्मूला लिख के दिखाया मैंने आपको, एम ई का फॉर्मूला बनेगा क्यू ई अपॉन पी। तो जो फॉर्मूले बन रहे थे वो फॉर्मूले भी मैंने आपसे शेयर कर दिए, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से मैं फॉर्मूलों को ड्राइव कर रहा हूँ। और फॉर्मूला आपके सामने आते जा रहे हैं। ये हो गया आई पीस, और इसको भी ऊपर लिख देते हैं एम ओ मतलब ऑब्जेक्टिव। अच्छा, दोनों की वैल्यूज को जब आप यहाँ पे पुट करोगे, एमओ की जगह एमओ पुट करोगे, एमई की जगह एमई पुट करोगे, तो फॉर्मूला बनना चाहिए, एमओ की जगह पे आ जाएगा मेरे पास क्यू ओ अपॉन पी ओ, और एमई की जगह पे आ जाएगा क्यू ई अपॉन पी। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, एम इज इक्वल टू क्यू ओ क्यू ई डिवाइडेड बाय पी ओ और पी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास आ गया बेटा, ऊपर क्यू ओ क्यू ई आता है, नीचे पी ओ पी ई आता है। अब एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है, देखो हर केस के लिए आप तैयार रहो कि एमसीक्यू किस किस तरीके से आ सकता है। अब लेट सपोज आपको क्यू ओ दे रहा है, क्यू ई दे रहा है, पी ओ दे रहा है, पीई दे रहा है, तो आपको मैग्निफिकेशन निकालने को बोल देगा। अच्छा, क्यू ओ क्यू ई पी ओ पी का मतलब तो पता है ना, क्यू का मतलब तो याद है ना, क्यू का मतलब होता था इमेज डिस्टेंस, और ओ लगा हुआ होगा तो ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा। क्यू का मतलब इमेज डिस्टेंस, और अगर मैं बोलूँ पी तो आप बोलेंगे यस सर, पी भी हमें याद है, पी कहलाता था हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्यू है इमेज डिस्टेंस, पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जबकि ये रहा मेरे पास क्यू ओ का फॉर्मूला।
बेटा आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय पी माइनस एफ। ये कल फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आपको, Q इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय पी माइनस एफ, जो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने लिया है। तो ये क्यू होगा तो ये हो जाएगा पी ओ एफ ओ, ये हो जाएगा पी ओ और एफ ओ, तो सबके साथ ओ आ जाएगा, तो क्यू ओ का फॉर्मूला बनेगा क्यू ओ इज इक्वल टू पी ओ एफ ओ डिवाइडेड बाय पी ओ माइनस एफ ओ। फॉर्मूला मजीद आया तो वो भी मैंने आपसे शेयर किया। और ये रहा अगला फॉर्मूला पी ओ का, या पी का फॉर्मूला जो कल पढ़ा था, पी इज इक्वल टू क्यू एफ डिवाइडेड बाय क्यू माइनस एफ। सबके साथ ओ लगा दोगे, ओ ओ ओ सबके साथ ओ लगाओगे तो पीओ का फॉर्मूला बन जाएगा, पीओ इज इक्वल टू क्यू ओ एफ ओ डिवाइडेड बाय क्यू ओ माइनस एफ ओ। तो फॉर्मूला बना, वो भी फिर मैंने आपसे शेयर कर दिया। और ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला है लेंथ का। लेंथ का फॉर्मूला लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू क्यू ओ प्लस पी, दोनों वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आपको लेंथ मिल जाएगी। और लास्ट जो फॉर्मूला लिखा नजर आ रहा है, जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया मैग्निफिकेशन का, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ हुआ है, जो किसी न्यूमेरिकल में तो इस्तेमाल नहीं होता आपको, लेकिन ये फॉर्मूला बुक के अंदर ड्राइव हुआ हुआ है, तो मैंने भी आपसे फॉर्मूला शेयर किया। बेटा ये फॉर्मूला आपको लाजमी याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर मेडिकल के टेस्ट में भी ऐसा होता है कि फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, बताओ इसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, पूरे पूरे फॉर्मूले भी वो उठा के दे देता है। तो अब मशवरा ये है कि बेटा आप जब तैयारी कर रहे हो तो तैयारी अच्छे तरीके से करो, और जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि याद करनी है तो आप उसको याद कर लो। तो फॉर्मूला आपको कम से कम यूज कहीं भी नहीं होगा, किसी न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा फॉर्मूला ये, लेकिन ये फॉर्मूला यूज तो नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है कौन सा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टॉपिक में आपने पढ़ा, उसके डायग्राम्स के बारे में, उसके लेंस के बारे में, उसके फॉर्मूले मैंने पढ़ लिए, तो खास एमसीक्यू तो इसका नहीं है मेरे पास। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूंगा। और अगला टॉपिक क्या है मेरे पास, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास टेलीस्कोप का, और टेलीस्कोप का नाम भी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होती है, किस चीज के लिए स्टडी करते हैं, पहले इसकी रे डायग्राम देख लेते हैं, रे डायग्राम कैसी बन रही है। ओके, ये बेटा इसकी रे डायग्राम है। फिर मैं कहूँ डायग्राम देखो आपको बनाने को नहीं आएगी, तो डायग्राम ना मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, ना आप डायग्राम याद करो, क्योंकि डायग्राम आपको किसी कीमत पे बनाने के लिए आएगी नहीं। अब डायग्राम में छोटी छोटी बातें वो आपको जरा हाईलाइट करनी है। आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है इन्फिनिटी पे। ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपका मौजूद है इन्फिनिटी पे। जबकि ये जो पहला लेंस नजर आ रहा है, ये पहला लेंस कहलाएगा ऑब्जेक्टिव, पहला लेंस ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड लेंस जो नजर आ रहा है बेटा, ये सेकंड लेंस कहलाएगा मेरे पास आई पीस, यानी जहां से आप आई से देख रहे हो वो आई पीस कहलाएगा। तो कौन सा लेंस आपको बड़ा नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर हमें जो बड़ा लेंस नजर आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होगी फोकल लेंथ ऑफ आई पी से। तो ये बात हमें मिल गई कि सर एफ ओ बड़ा होगा किससे, एफ ई से बड़ा होगा। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका अपोजिट था, वहां एफ ई बड़ा था एफ ओ से, यहाँ एफ ओ बड़ा है किससे, एफ ई से। अच्छा, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनती है, मैं लिख के भी दिखा दूं, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी। ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगी बेटा, वो इमेज होगी आपके पास रियल इन्वर्टेड एट टू एफ। जबकि आई पीस से जो फाइनल इमेज बनेगी उसके बारे में भी लिख के दिखा देते हैं। फाइनल फाइनल इमेज इसकी बनेगी इन्वर्टेड और एट इंफिनिटी। अब इनमें जो बातें ऐड होती रहेंगी वो बातें मैं आपको बताता भी रहूंगा, इसके फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये हो सकता है कि बातें आप लोगों को मुश्किल लग रही हो, क्योंकि आप लोगों ने एक साल पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और अब तक ये सारी बातें आप भूल भी गए होगे, क्योंकि सेकेंड ईयर फिजिक्स में कोई सी भी बात इस्तेमाल नहीं होती। तो मेरे पढ़ाने के बाद जब मैं आपसे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी, आपके पास सारे लेक्चर्स होंगे, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, तो अब आप जब ये बातें सुनोगे और बातों को समझोगे और पीडीएफ से पढ़ोगे, अपने पास बुक से पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, तो इन बातों को जब आप याद करोगे और एक दफा प्रैक्टिस करोगे, तो ही जाके आपको ये बातें जहन में बैठेंगी। एक दफा से समझने से ये बातें आपको किसी भी कीमत पे जहन पे नहीं बैठेंगी। तो मैं अब इन बातों को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। टेलीस्कोप की मैंने डायग्राम आपको बताई, डायग्राम बताने के बाद अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन ये रही। डेफिनेशन पढ़ाऊँ मैं आपको, डेफिनेशन पढ़ो बेटा। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी इसमें भी लेंस यूज किए गए हैं, विच इज यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स। बेटा हेवनली ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ पे नहीं हो।
नॉट ऑन अर्थ, वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे नहीं है, जैसे चांद, सितारे, प्लैनेट्स वगैरह, इनको देखने के लिए आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हो। आगे भूल भी रहे आपसे, सच एस मून, स्टार्स, प्लैनेट एटसेट्रा। फिर वही बात बेटा, दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा इसको ऑब्जेक्टिव बोलोगे, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यहाँ पे ज्यादा होती है, लॉन्ग फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर। जबकि ये रहा आईपीस, तो आईपीस के बारे में लिखा, द सेकंड लेंस नियर द आई, वो लेंस जो आई के करीब बन रहा है उसको आपने बोला आईपीस, और इसकी फोकल लेंथ कम होती है, इट इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो ये टेलीस्कोप की बेटा आपने बात कर ली, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन आ गई मेरे पास आईपीस की डेफिनेशन आ गई। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले पढ़ा देता हूँ, इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, फिर इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एफ ओ अपॉन एफ ई, इसके फॉर्मूले बड़े मासूम हैं। टेलीस्कोप के जो फॉर्मूले मेरे सामने नजर आ रहे हैं, वो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। सेकेंड फॉर्मूला नजर आ रहा है, सेकंड फॉर्मूला बोल रहा है आपसे एम इज इक्वल टू पीई अपॉन पीओ। बेटा ये पीई का मतलब यहाँ पे पावर को शो कर रहा है, यानी पीई का मतलब होगा पावर ऑफ आईपीस, और पीओ का मतलब होगा पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। इन दो फॉर्मुलों के बाद बेटा, अब जो फॉर्मुला मुझे नजर आ रहा है वो लेंथ का फॉर्मुला नजर आ रहा है। लेंथ का फॉर्मुला लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों को प्लस करोगे तो लेंथ का फॉर्मुला बनेगा। और यही लेंथ के फॉर्मुले पावर के टर्म में लिखे हैं। देखो ना, फोकल लेंथ का कल फॉर्मुला पढ़ाया था, पावर ऑफ लेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को वहां लेके जाओगे, पावर को नीचे लेकर आओगे, तो फोकल लेंथ का फॉर्मुला बन जाएगा 1/p। अगर ये एफ ओ होगा, अगर ये एफ ओ होगा तो क्या बन जाएगा, एफ ओ होगा तो पी ओ बन जाएगा, यानी 1/पी ओ। तो बेटा एफ आप देखो ना गौर से, मैंने एफ ओ की जगह पे क्या लिखा, मैंने एफ ओ की जगह पे लिखा 1/पी ओ, और एफ ई की जगह पे लिखा मैंने कौन, 1/पी ई लिख दिया। तो ये पावर के टर्म में फॉर्मुला हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करोगे तो वो भी आंसर मैंने लिख के दिखा दिया कि एल इज इक्वल टू पीई प्लस पीओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, पीई वन द पीई, पीओ वन द पीओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फॉर्मूले को सिर्फ मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो अब आप लोग अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो सिंप्लीफिकेशन तो आप लोग को आती है, क्योंकि आप एप्टीट्यूड में जितना ज्यादा शॉर्ट अपनी बातों को रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो शॉर्ट बातें बेटा आप इसको याद करते रहो, की पॉइंट खुद बनाते रहो, चीजों को समझते रहो। अब मैं इसके साथ साथ अभी आपको मैं खुद भी कुछ की पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, एमसीक्यूज भी करवा रहा हूँ, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब एक छोटा सा टेबल मैं आपसे शेयर करूंगा, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टेलीस्कोप से रिलेटेड, क्योंकि टेलीस्कोप सिर्फ एक नहीं है, टेलीस्कोप मजीद किस्म के, टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल भी होती है, टेलीस्कोप गैलीलियन भी होती है, टेलीस्कोप जो है टेरेस्ट्रियल भी होती है। हमारे पास तीन तरह की टेलीस्कोप हैं, गैलीलियन, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, और तीनों टेलीस्कोप में अलग अलग बातें हैं। तो जितनी भी बातें हैं वो मैंने इस टेबल के अंदर लिख दी हैं। अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो समझो टेलीस्कोप के इतने सारे एमसीक्यूज आएंगे, आप हर एमसीक्यू का करेक्ट जवाब दे सकते हो। मतलब जितने कॉलम नजर आ रहे हैं उतने एमसीक्यू टेलीस्कोप से बन सकते हैं। तो मैं बारी बारी करके एक एक चीज बताऊं, कौन सी चीज क्या है टेलीस्कोप। अच्छा, ये एन कहला रहा है मेरे पास नंबर ऑफ लेंसेज, ये कितनी तरह के मेरे पास लेंस होते हैं, तो एन को मैंने मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ लेंसेज। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, आईपीस कैसा होता है, इरेक्टिंग लेंस, इरेक्टिंग लेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इमेज कैसी बनती है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेलीस्कोप के पहले नाम देखते हैं। पहला नाम नजर आ रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सेकंड नाम नजर आ रहा है गैलीलियन टेलीस्कोप, और तीसरा नाम नजर आ रहा है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अच्छा जी सर, आपने ये तो बता दिया, हमारे पास बुक में तीन तरह के टेलीस्कोप हैं, एस्ट्रोनॉमिकल है, गैलीलियन है, टेरेस्ट्रियल है। तीनों के अंदर लेंसेज की अगर मैं तादाद आपको बताऊं, एस्ट्रोनॉमिकल में लेंसेज की तादाद होती है दो, गैलीलियन में भी लेंसेज की तादाद होती है दो, जबकि टेरेस्ट्रियल में तीन लेंस होते हैं। तो अब आपको एक एमसीक्यू नया मिल गया कि बताओ उस टेलीस्कोप का नाम बताओ जिसमें तीन लेंस यूज होते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो अब याद हो गया, तीन लेंस वाली टेलीस्कोप जो है वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस होता है, जबकि आईपीस भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। मैंने आपको बताया भाई ये कॉन्वेक्स लेंस ही बना हुआ है ना, इसका मतलब ये भी कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के दोनों जो आपको नजर आ रहे हैं लेंसेज, ये दोनों के दोनों कौन से लेंस नजर आ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस नजर आ रहे हैं। जबकि आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें इरेक्टिंग लेंस नहीं होता भाई, क्योंकि लेंस ही दो हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव है, आईपीस है, इरेक्टिंग लेंस नहीं है। हाँ बोलेंगे चलें सर सही है, ये बात तो हमें याद हो गई। अच्छा, एक और बात मैंने डायग्राम में इस बात का भी ख्याल किया, देखो ऑब्जेक्टिव बड़ा बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ सर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, आईपीस छोटा बना हुआ है, इसका मतलब आईपीस की फोकल लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, नहीं कम होती है। जबकि ये देखो गैलीलियन के अंदर, गैलीलियन के अंदर दो लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स होता है
जबकि अगला जो लेंस नजर आ रहा है ये कॉनकेव लेंस नजर आ रहा है। तो अब आपको दूसरा एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट मिल गया, भाई उस टेलीस्कोप का नाम बताओ जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस यूज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। आप बोलेंगे सर वो टेलीस्कोप का नाम है मेरे पास गैलीलियन टेलीस्कोप, यानी गैलीलियन टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जिसके अंदर आप दो तरह के लेंस यूज करते हो, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी, जबकि इसमें भी इरेक्टिंग लेंस नहीं होता, तो आपने डैश बना दिया। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल। तो बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में तीन लेंसेज और तीनों के तीनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, तो तीनों मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना के देखा है। अच्छा इरेक्टिंग लेंस का मतलब क्या, देखो इरेक्टिंग लेंस का मतलब होता है इरेक्ट करना, सीधा करना। मैं अगर उर्दू में भी लिखूं तो कोई मसले की बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, सीधा करना, यानी इमेज को सीधा करेगा। आप याद है टेलीस्कोप में जो इमेज देखी थी आपने, कि देखो टेलीस्कोप की इमेज में मैंने लिखवाया था, टेलीस्कोप में जो इमेज बनती है बेटा वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी बनती है इमेज, और हमें सीधा देखना है किसी चीज को, तो सीधा करने के लिए आप इरेक्टिंग लेंस यूज करते हो। टेलीस्कोप में जो लेंस इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, गैलीलियन में भी सीधी बनती है, टेरेस्ट्रियल में भी सीधी बनती है। तो दोनों को सीधा करने का तरीका, या तो सीधा करने का तरीका है कि आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करो, सॉरी कॉनकेव लेंस यूज करो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप कौन सा लेंस यूज करो, इरेक्टिंग लेंस यूज करो। तो बेटा छोटी छोटी सी बातें जहन में बिठाओ, याद करो, कुछ भी करो लेकिन ये अब आपको याद होनी चाहिए। अब इमेज के बारे में मैं आपको लिख के दिखाऊं, इमेज किस तरह की बनेगी। बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनेगी, जबकि गैलीलियन और टेरेस्ट्रियल में इमेज आपकी फाइनल इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। अच्छा इरेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हो, तो बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप में इरेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हो, जबकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इरेक्ट करने के लिए इरेक्टिंग लेंस यूज करते हो। ये बातें जरा याद रखना, कि मैं आपसे बोलूं गैलीलियन टेलीस्कोप में इरेक्ट करने के लिए क्या यूज करोगे, तो कॉनकेव लेंस यूज करोगे, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इरेक्ट करने के लिए आप इरेक्टिंग लेंस यूज करोगे। अब इनकी लेंथ के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल की लेंथ का, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो लेंथ का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है मेरे पास एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, जबकि गैलीलियन की लेंथ का फॉर्मूला है मेरे पास एफ ओ माइनस एफ ई, मैंने एफ ओ माइनस एफ ई लिख के दिखाया। जबकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला है मेरे पास एफ ओ प्लस फोर एफ प्लस एफ ई। तीनों की लेंथ के फॉर्मूले अलग अलग हैं। एस्ट्रोनॉमिकल के लिए दोनों को प्लस करोगे, गैलीलियन के लिए दोनों को माइनस करोगे, और टेरेस्ट्रियल के लिए एफ और एफ ई दोनों को प्लस करके उसमें फोर एफ भी ऐड करोगे, तो इसके लेंथ के फॉर्मूले आ गए। और लास्ट में इसकी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, तीनों की मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले सेम होते हैं, एफ अपॉन एफ ई, एफ अपॉन एफ ई, एफ अपॉन एफ ई, तीनों की मैग्निफिकेशन तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो टेबल अब आपको याद होना चाहिए। टेबल याद करने के बाद अब मैं एमसीक्यूज की तरफ चलूंगा, एक एक करके एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने आएगा, एमसीक्यू देखिए और जवाब दीजिएगा मुझे। सवाल में आपसे क्या कह रहा है, जरा सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे कहा व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब एम निकाल के दिखा दीजिए। फोकल लेंथ ऑफ आपको दे रहा है ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब, देखो ना ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको दे रहा है एफ ओ, तो मैंने लिखा एफ ओ दे रहा है मुझे कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आगे आपसे बोला वाइल डेट ऑफ आईपीस, आईपीस की फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ का मतलब एफ ई दे रहा है, तो मैंने लिखा एफ ई इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। आपको एफ ओ मिल गया, एफ ई मिल गया। वैल्यूज अगर आप इन वैल्यूज को देखोगे, इन वैल्यूज में देखो एफ ओ तो सेंटीमीटर में नजर आ रहा है, लेकिन एफ ई मिलीमीटर में दिया हुआ है, यूनिट सेम होने चाहिए। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए आप डिवाइड करते हो 10 से, तो 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। आपने यूनिट्स को सेम कर लिया बेटा, मिलीमीटर से अब आप आ गए किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर आ गए, यानी 20 मिलीमीटर बराबर होता है 2 सेंटीमीटर के। यूनिट्स अगर सेम होंगे तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना सॉल्व नहीं कर सकते, आंसर वरना गलत आएगा। अब आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ की वैल्यू दे रहा है मुझे 10, एफ ई की वैल्यू दे रहा है 2, 2 1 2, 2 5 10, तो मैग्निफिकेशन का जो आंसर आएगा मेरे पास, वो मैग्निफिकेशन का आंसर आ जाएगा 5, यानी करेक्ट आंसर होगा बेटा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 इसका करेक्ट जवाब है। तो मैग्निफिकेशन मैंने आपको निकालना था, एमसीक्यू इंतहाई आसान। इस एमसीक्यू को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे अगले एमसीक्यू की तरफ। ये रहा अगला एमसीक्यू, देखिए और सजेस्ट कीजिए इसका जवाब क्या हो सकता है। ओके एमसीक्यू आपके सामने, एमसीक्यू को जरा देखते हैं, समझते हैं और एमसीक्यू का आंसर निकालते हैं। उसने कहा व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपसे बोल रहा है फोकल लेंथ बताइए ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर यकीनन ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ का मतलब है एफ ओ, जो नजर आ रहा है मुझे एफ ओ।
और ऑब्जेक्ट आईपीस की फोकल लेंथ का मतलब मेरे पास क्या है, एफ ई है। अच्छा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। देखो लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। उसने कहा लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर, लेंथ का मतलब एल दे रहा है, तो ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। यानी आप इसमें से ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जिनको प्लस करके 12 आना चाहिए। भाई ये लिखा हुआ है ना, लेंथ की वैल्यू आपको दे रहा है 12 सेंटीमीटर, तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जिनको प्लस करो तो 12 आए। तो आप बोलेंगे सर ये तो 12 नहीं आ रहा, ये 7 आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि 12 और 5 को प्लस करके 17 आता है। सर ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 2 को प्लस करके भी 17 आता है। सर करेक्ट जवाब ये हो सकता है, एफ और एफ ई दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ सकता है। यानी लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है, लेकिन कंफर्म हम फिर कर लेते हैं। देखो आगे उसने कहा हैविंग मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स है, मैग्निफिकेशन 5 टाइम, मतलब एम की वैल्यू दे रहा है 5। चलो मैग्निफिकेशन की वैल्यू फिर निकाल के चेक कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई। अगर ऑप्शन बी है तो जरा वैल्यूज तो बताओ। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी के मुताबिक एफ ओ की वैल्यू नजर आ रही है मुझे 10, एफ ई की वैल्यू नजर आ रही है मुझे 2। 10 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो अब आप देखो मेरी बात प्रूव हो गई, यानी मैग्निफिकेशन का आंसर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब इस तरीके से ट्रायल होता है ना, ट्रायल मेथड कह रहा था कि आप बार बार वैल्यूज को ट्राई कर करके आप अपना आंसर भी करेक्ट निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि ये अच्छा ये है तो न्यूमेरिकल, आपकी बुक का न्यूमेरिकल है जो एक पेज पे बड़े आराम से सॉल्व होगा, तो अब आप उस तरीके से निकालोगे तो आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप आंसर से पहचानोगे तो एमसीक्यू को जल्दी कर सकते हो। तो ये टेक्निक भी आपको सीखनी है कि आंसर से भी आप अपने सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो। और करेक्ट आंसर आपको मिल गया, करेक्ट आंसर जो मिला वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सॉल्व करना सिखाया एमसीक्यू, टेलीस्कोप से रिलेटेड एमसीक्यू से। उम्मीद करते हैं कि आपको एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। इन एमसीक्यूज को देखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आगे जो टॉपिक है वो डिजीज ऑफ आई से रिलेटेड है, जो आई में डिजीजेज होते हैं जो आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट साइडेडनेस, लॉन्ग साइडेडनेस, जल्दी से उसकी बात करेंगे। मैंने आपके सामने लिखा शॉर्ट साइडेडनेस। शॉर्ट साइडेडनेस का एक और नाम होता है, शॉर्ट साइडेडनेस को आप बोलते हो मायोपिया। अब शॉर्ट साइडेडनेस होता क्या है, शॉर्ट साइडेडनेस की बात करते हैं। देखो आपकी जो रेज होती है, देखो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है, आपकी रेज जो नजर आ रही है, जो आई रेज यहाँ पे नजर आ रही होंगी, ये आई रेज बेटा जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं, जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी वो पॉइंट आपके पास कहलाता है रेटिना। ये रहा, ये पॉइंट जो नजर आ रहा है जहां पे आके कन्वर्ज होनी चाहिए वो पॉइंट कहलाता है रेटिना। लेकिन ये इमेजेस, ये जो लाइंस रे नजर आ रही हैं, ये लाइंस जो हैं, ये रेज जो हैं, ये रेटिना से पहले कन्वर्ज हो गई, यानी आपकी लाइंस शॉर्ट पड़ गई। इसलिए बेटा आप इसको बोलते हो शॉर्ट साइटेडनेस। इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलने का रीजन क्या है, बेटा शॉर्ट साइटेडनेस बोलने का रीजन ये है कि ये जो रेज नजर आ रही हैं, ये रेज शॉर्ट पड़ गई हैं, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो गई, जबकि इनको कन्वर्ज कहाँ पे होना था, इसको कन्वर्ज होना था रेटिना पे। अब रेटिना से अगर शॉर्ट पड़ गई तो इसका नाम रखा आपने शॉर्ट साइटेडनेस। और शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब उस शख्स को दूर की चीजें नजर नहीं आएंगी, फार ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट सी क्लियरली, या फार ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख सकता। ये शॉर्ट साइटेड, मतलब शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि करीब का नजर नहीं आएगा, बल्कि शॉर्ट का मतलब ये है कि वो रेस जल्दी कन्वर्ज हो गई, यानी वो फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता। मैंने शॉर्ट करके लिख भी दिया कि फार ऑब्जेक्ट और आगे क्रॉस लगा दिया। अब इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, इसको करेक्ट करने का तरीका ये कि आप इसके लिए जो लेंस यूज करते हो बेटा, वो लेंस है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस उस रे को डाइवर्ट करता है और एग्जैक्ट रेटिना वाले पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है। तो अब आपको बेटा यहीं से दो बातें पता चल गई, ये शॉर्ट साइटेडनेस है क्या, शॉर्ट साइटेडनेस का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस होता क्यों है, यानी रेज जो है जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, शॉर्ट पड़ जाती है। शॉर्ट साइटेडनेस में कहाँ का नजर नहीं आता, सर फार ऑब्जेक्ट का नजर नहीं आता। और इसको करेक्ट करने का जो तरीका है वो क्या है कि आप जो लेंस यूज करते हो वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस के बाद अब जो बातें मुझे नजर आ रही है वो है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। देखो शॉर्ट साइटेडनेस तो शॉर्ट वाला नाम है मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस तो बड़ा वाला नाम है हाइपरमेट्रोपिया, तो दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। अच्छा इस वाले केस में क्या होता है लॉन्ग साइटेडनेस में, यहाँ पे आपको दूर करीब का नजर नहीं आता, नियर ऑब्जेक्ट्स, इन नियर ऑब्जेक्ट्स को आप नहीं देख सकते। अच्छा बेटा अब लॉन्ग साइटेडनेस की डायग्राम को जरा देखते हैं, इस वाले केस में क्या हुआ। देखो इस वाले केस में क्या हुआ कि आपकी रेज जो है वो दूर चले गई। दूर का मतलब क्या, देखो रेटिना वाला पॉइंट पहले था, आपकी रेज दूर चले गई, दूर का मतलब
लॉन्ग चले गई, लॉन्ग उसकी रेज जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ट कर रही है, इस वजह से आपने इसका नाम रखा है लॉन्ग साइडेडनेस। और इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है? इसके लिए जो आपने लेंस यूज किया बेटा, वो लेंस है मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस। यानी लॉन्ग साइडेडनेस को करीब करने के लिए जो लेंस यूज करते हो, उस लेंस का नाम भी मैंने आपको बताया, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो बेटा इसका रीजन ये होता है कि जो आपका आई बॉल होता है, ये जो आई बॉल नजर आ रहा है, ये हो जाता है टू कन्वर्जिंग। टू कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? कि लाइट को जल्दी कन्वर्ज कर रहा है। यानी आपका आई बॉल जो है वो टू कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो अगर आपसे बोले ना भाई शॉर्ट साइटेडनेस क्यों हो रहा है, अब जैसे सवाल आया कि भाई सर आई साइड वीक होती क्यों है, आई साइड रीजन क्या है? तो अब आप देखो ना, उसने लाइट को जल्दी कन्वर्ज कर दिया। यानी शॉर्ट साइटेडनेस होने का रीजन ये है कि लाइट जल्दी कन्वर्ज हो रही है, और जल्दी कन्वर्ज होने का मतलब कि आई बॉल जो है वो टू कन्वर्जिंग हो गया। जबकि इस वाले केस में क्या हुआ? सर इसने लाइट को कन्वर्ज नहीं किया बल्कि देर से कन्वर्ज किया। यानी इस वाले केस में आई बॉल जो है वो लेस कन्वर्जिंग हो जाता है, यानी लाइट को कन्वर्ज जल्दी नहीं कर पाता। तो मैंने इसके बारे में लिख के दिखाया सर, ये हो जाता है मेरे पास लेस कन्वर्जिंग। अब जितनी सारी मैंने बातें पढ़ाई, इसको भी मैं एक टेबल में प्लेस करूंगा, एक टेबल में आपको दूंगा। वो टेबल अगर आप याद कर लोगे तो फिर इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे फिर बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकोगे। तो मैं उस टेबल की तरफ चलता हूँ, वो टेबल में आपको याद कर रहा हूँ, टेबल में आपको पढ़ाऊँ, जरा उस टेबल के पास आते हैं। ये रहा मेरे पास टेबल। इमेज कैसी बनती है, इफेक्ट क्या होता है, रीजन क्या है, करेक्शन क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का नाम लिखा हुआ है मायोपिया। ये लिखा हुआ है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके बारे में देखते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या हुआ था? इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो है वो रेटिना के सामने बन गई थी, ये देखिए ऐसे ही हुआ था ना। इमेज रेटिना के सामने बन गई ना, रेटिना यहाँ पे, रेटिना के सामने, रेटिना से पहले ही इमेज बन गई। जबकि लॉन्ग साइटेडनेस में क्या हुआ? रेटिना के बाद इमेज बन रही है। तो दोनों के बारे में मैंने की पॉइंट आपको लिखवा दिया बेटा। केस वाले केस में एक में बन रही थी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, एक में बन रही थी बिहाइंड यानी रेटिना के पीछे। लेट सपोज कि रेटिना के पीछे का मतलब क्या है? कि रेटिना से पीछे जा रही थी। तो ये बातें अब आपको याद रखनी है कि एक वाले केस में इन फ्रंट ऑफ रेटिना है और एक वाले केस में बिहाइंड रेटिना। इफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट साइटेड में बंदे को दूर का नजर नहीं आता, पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी दूर के ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे। जबकि लॉन्ग साइटेडनेस में करीब का नजर नहीं आता, तो इस वाले केस में होगा नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। रीजन क्या है? तो आप बोलेंगे सर इस वाले केस में होता है कि आई बॉल बिकम्स टू कन्वर्जिंग, यानी ज्यादा कन्वर्ज कर देता है लाइट को। जबकि इस वाले केस में होता है कि आई बॉल जो है वो टू डाइवर्जिंग हो जाता है, यानी लेस कन्वर्जिंग या फिर टू डाइवर्जिंग। करेक्शन कैसे होती है? तो सर शॉर्ट साइटेडनेस में जो आप लेंस यूज करते हैं वो है मेरे पास कौन, अच्छा ये मिस्टेक मुझे लग रही है, शॉर्ट साइटेडनेस में ये नहीं था। शॉर्ट साइटेडनेस में आपका कॉनकेव लेंस होता है, ये मिस्टेक मुझे इसीलिए लगी तो फौरन मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ। चलो बेटा, करेक्शन में मिस्टेक है, ये कॉनकेव लेंस ऊपर आना चाहिए और कॉन्वेक्स लेंस नीचे आना चाहिए। तो मैंने इसी पे हाईलाइट कर लिया। अगर पीडीएफ भी आपको मिले तो आप इसको करेक्ट कर लेना, और अगर आपकी बुक में भी गलत है तो वहां पे भी करेक्ट कर लीजिएगा कि शॉर्ट साइटेडनेस में जो आप लेंस यूज करते हैं वो कॉनकेव होना चाहिए, और लॉन्ग साइटेडनेस में जो आप लेंस यूज करते हैं वो कौन सा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो बेटा ये टेबल अब आपको याद होना चाहिए डिफेक्ट्स इन आई का, कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, किस किस तरीके से, उसका क्या रीजन है, क्या इफेक्ट है, कैसे करेक्शन करते हैं। इन सारी बातों को देख के चैप्टर नंबर 10 के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, और वो है मेरे पास डिफेक्ट इन लेंसेस। अभी मैंने आपको पढ़ाया डिफेक्ट्स इन आई, अब लास्ट टॉपिक जो है मेरे पास चैप्टर नंबर 10 का वो है डिफेक्ट्स इन लेंसेस। तो डिफेक्ट्स इन लेंसेज की अगर मैं बात करूं तो लेंस के अंदर जो इफेक्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। लेंस में दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक कहलाता है स्फेरिकल एबरेशन, एक कहलाता है क्रोमेटिक एबरेशन। बेटा एबरेशन का मतलब डिफेक्ट है या फिर एरर है, मतलब स्फेरिकल डिफेक्ट और क्रोमेटिक डिफेक्ट या इशू या जो प्रॉब्लम जो भी आप इसको बोल सकते हो, एबरेशन का मतलब डिफेक्ट है। स्फेरिकल एबरेशन क्या कहलाता है? स्फेरिकल एबरेशन मैं आपको बताऊं, देखो आपने लाइट को पास किया, अगर आपने लाइट को एजिस से पास किया, यानी लेंस जो नजर आ रहा है लेंस को एजिस से पास किया, तो लेंस लाइट को उसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया। और अगर आपने लाइट को सेंटर से पास किया तो इसने लाइट को देर से कन्वर्ज किया। अब देर से कन्वर्ज करने का मतलब कि हर पॉइंट के अलग अलग फोकस हो गया। यानी येलो वाली लाइट है तो उसका फोकस अलग नजर आ रहा है, रेड वाली लाइट है तो उसका फोकस अलग नजर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका लेंस है ना, लेंस की खास बात क्या है? लेंस की खास बात ये कि इसका फोकस हमेशा एक होता है। आप लाइट को कहीं से भी पास करो वो हमेशा एक पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा। मैं लाइट को किसी भी पॉइंट से पास करूं, उसको चाहिए कि वो लाइट को कहाँ एक ही पॉइंट से कन्वर्ट करे। तो मैंने हर इसको बना के दिखाया। ये जो पॉइंट नजर आएगा, अब ये पॉइंट मेरे पास क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो अब मेरे पास इश्यू क्या आया? अगर मैं लाइट को एजिस से पास करा रहा हूँ, यानी थिन जगह से पास करा रहा हूँ, तो वो देर से कन्वर्ट कर रहा है, जल्दी कन्वर्ट कर रहा है।
और अगर मैं लाइट को अगर सेंटर से पास करा रहा हूँ तो वो देर से कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह के इशू को, इस तरह के एरर को बेटा आप बोलते हो स्फेरिकल एबरेशन। तो मैं डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। ये रही इंसिडेंट रे, डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दिखाई। सच एन एरर ऑफ लेंस, ऐसा एरर लेंस का इन विच टू और मोर इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म, इसमें दो या दो से ज्यादा इमेजेस फॉर्म होती है क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से करीब करीब, उस एबरेशन को आप बोलते हो स्फेरिकल एबरेशन। तो अब आप कैसे याद करोगे, तो आपको डेफिनेशन थोड़ी बहुत ध्यान में बिठाने पड़ेगी कि अगर एक से ज्यादा इमेजेस बन जाए तो वो जो एबरेशन होती है वो स्फेरिकल एबरेशन कहलाती है। स्फेरिकल एबरेशन के बाद बेटा करेक्शन क्या है, करेक्शन इसकी ये दो तरीकों से हो सकती है। या तो सिर्फ लेंस का सेंटर पोर्शन यूज करो। सेंटर पोर्शन का मतलब क्या है कि इतनी जगह पे आपने कलर कर दिया, अब ये लेंस ही नहीं रहा, इतने हिस्से पे आपने कलर कर दिया लेंस, तो अब आप सिर्फ सेंटर पोर्शन यूज कर रहे हो। सेंटर पोर्शन यूज करने का मतलब सेंटर पोर्शन की एक यूनिफॉर्म थिकनेस है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, एजी से तो थिन हो जा रहा है, एजी से पतला हो जा रहा है, लेकिन सेंटर से तो एक ही थिकनेस नजर आ रही है, जितनी थिकनेस यहाँ पे उतनी थिकनेस तकरीबन यहाँ पर भी है। तो इसका हल ये है कि या तो आप सिर्फ सेंटर पोर्शन को यूज करो। दूसरा हल क्या बता रहा है आपको, दूसरा हल भी मैं आपको बताऊं। दूसरा हल उसने क्या, बाय यूजिंग अ लेंस मेड बाय कंबाइनिंग लेंस ऑफ डिफरेंट शेप। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है जो आपको नहीं सिखाया गया, आपको सिर्फ सेंट्रल पोर्शन वाली ही बात बताई गई और मैंने आपसे यही बात डिस्कस करी। लेकिन आपको अब थोड़ी बहुत बातें ध्यान में बैठानी है कि ये तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हो। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है जो मैंने लास्ट में रखा था कि डिफेक्ट इन आई और डिफेक्ट इन लेंसेज। आमतौर पे इतने एमसीक्यूज आते नहीं है इनसे, लेकिन अब क्योंकि चैप्टर का पार्ट है, चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो आपको मैं इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत बातें आपके जहन में आ जाए। तो स्फेरिकल एब्रेशन के बाद अब मैं आपके पास आऊंगा क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब क्या, देखो क्रोमेटिक के लफ्ज का मतलब ही निकला है क्रोम से, और क्रोम का मतलब क्रोम मतलब यहाँ पे कलर से शो होगा, मतलब कलर वाला, कलर में इफेक्ट आए। अब किस तरह का इफेक्ट है जरा देखिएगा। आपने लेट सपोज अपने एक्सिस से व्हाइट लाइट को पास किया, जैसी व्हाइट रे को आपने पास किया, व्हाइट लाइट से पास किया, इस लेंस ने क्या काम किया, इस लेंस ने आपके व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर दिया। कहां से कहां तक, वायलेट से लेकर रेड तक। आपने पढ़ा है ना विब गेओर, रेनबो के कलर्स के नाम पढ़े होंगे विब गेओर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी 7 कलर्स में ब्रेक कर दिया विब गेओर। अब आपकी लेंस ने व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर दिया, तो ये जो एब्रेशन है वो क्रोमेटिक एब्रेशन कहलाएगी। अब दोनों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी, मतलब दोनों के अलग अलग फोकस हो गया, फोकस ऑफ वायलेट, फोकस ऑफ रेड। तो ये जो एब्रेशन है वो क्रोमेटिक एब्रेशन नजर आ रही है। डेफिनेशन पढ़ो बेटा, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। Such an error of lens in which an image of different colors of white object is formed called chromatic defect, यानी वो डिफेक्ट जिसकी वजह से आपके व्हाइट ऑब्जेक्ट के मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस बने, यानी कलर में इफेक्ट आ जाए। क्रोम का मतलब कलर है, यहाँ पे क्रोमेटिक डिफेक्ट कहलाएगा, क्रोमेटिक एब्रेशन। इसके करेक्शन का तरीका क्या है, करेक्शन का तरीका देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्रोमेटिक एब्रेशन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। यानी आप बेटा दो तरह के, इसका करेक्शन आपको बता रहा है कि तरीका इसका ये कि आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, देखो आपकी व्हाइट लाइट आई, इस कॉन्वेक्स लेंस ने इस व्हाइट लाइट को ब्रेक कर दिया 7 कलर्स में। आपने इसके आगे रख दिया डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इसने इन रेस को वापसी अपने उस ओरिजिनल पोजीशन पे कन्वर्ट कर दिया। यानी ये जो इसने लाइट को डिवाइड किया था, ये लाइट को वापसी कंबाइन कर देगा। अब इतनी सारी बात मुझे हैरत हो रही है कि आप लोगों को याद कैसे रहेंगी। बड़ा परेशान मैं आप लोगों की वजह से हो रहा हूँ कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारी बातें कैसे याद करोगे। बहरहाल अब इसको मैं कंप्लीट तो करूँ ताकि चैप्टर एंड हो हमारा। कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस यूज करते हो। अब उसका रीजन आपको बता रहा है कि भाई ये इसका रीजन है, बिकॉज द डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्केव लेंस इज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द कॉन्वेक्स लेंस। यानी जो डिवाइड करेगा रे को वो सिर्फ कंबाइन कर देगा, तो कॉम्बिनेशन यूज करते हो। यहाँ पहुंच के बहरहाल चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ। लास्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था जो बोरिंग भी था, जो आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और एक दफा उसको पढ़ के जाना है, कोई खास इसका न्यूमेरिकल वगैरह भी नहीं है। तो चैप्टर नंबर 10 तो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि स्टार्ट से लेकर यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी।